नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और विधि की बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने के इस प्रयास का आप लाभ उठा रहे हैं। हम अपेक्षा भी करते हैं कि आप, यदि कोई सुझाव हो, यदि हमसे कुछ कहना चाहते हो तो आप अपने कमेंट्स हमें जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आप तक जो इस लॉ की इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की प्रक्रिया है उसको हम बेहतर बना सकें, इफेक्टिव बना सकें। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जितने सरल से सरल तरीके से हो सकता है उतने सरल तरीके से आप तक विधि की जानकारी पहुंचाए, चाहे वो छात्र हो, आम नागरिक हो, लॉ ऑफिसर्स हो, लिटिगेंट्स हो, एडवोकेट्स हो। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हम बेहतर विधि की जानकारी आप तक लेकर आए। उसी कड़ी में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट माननीय उच्चतम न्यायालय का एक डिसीजन, एक निर्णय डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जयम्मा एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जयम्मा बनाम कर्नाटका राज्य। ये एक और अपील थी जिसके साथ क्लब करा गया था, लक्ष्मा दैट इज सन ऑफ चंद्य नायका वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट वाज क्लब्ड विद अनदर अपील, लक्ष्मा सन ऑफ चंद्य नायका वर्सेस द स्टेट ऑफ Karnataka. This particular judgment was delivered on the 7th of May 2021 by Honorable Mr. Justice सूर्यकांत। ये ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माननीय न्यायाधीश का हम नाम लिखते हैं एग्जामिनेशन में भी, तो किस तरीके से लिखा जाता है। इट्स रिटन एज ऑनरेबल मिस्टर और मिस वॉट एवर, देन द सैल्यूटेशन, इफ देयर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर भी आ सकता है, जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत। ही वॉज द वन हु डिलीवर्ड द जजमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए इस जजमेंट के फैक्ट्स को पहले समझते हैं। फैक्चुअल बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स में नहीं जाएंगे, किसका क्या नाम था, क्या प्रॉब्लम्स थी। हम सिर्फ उन फैक्ट्स पे फोकस करेंगे जो हमें लॉ पॉइंट तक लेकर जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है दैट देयर वाज एनिमोसिटी, थोड़ी सी दुश्मनी थी, एनिमोसिटी बिटवीन टू फैमिलीज। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों फैमिलीज में जो वुमन थी उन दोनों का नाम ही जयम्मा था। बट इन एनी वे, टू अवॉइड कंफ्यूजन, वी आर गोइंग टू अवॉइड अननेसेसरीली कि हम नामों के अंदर जाएं और अपने आप को और कंफ्यूज करें। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम इस जजमेंट को समझेंगे। एनिमोसिटी थी यानी कि थोड़ी सी दुश्मनी थी दो परिवारों के बीच में। अब हुआ क्या कि इस दुश्मनी की वजह से, परिवार जब दुश्मनी में होते हैं तो बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लेट अस से देयर वाज हस्बैंड एंड वाइफ, देयर वाज हस्बैंड एंड वाइफ, और इनके जो पुत्र थे, सन थे, दो इनफैक्ट सन थे इनके, सन 1 और सन 2। एक जो पुत्र थे उन्होंने अलेजिडली इनको, दूसरी फैमिली में जो जयम्मा थी उनके हस्बैंड को क्या करा, असॉल्ट कर दिया। असॉल्ट करा। एक फैमिली में जो बेटे थे कि भाई मेरी फैमिली के खिलाफ आपने कैसे इतनी दुश्मनी दिखाई, तो उस गुस्से में आकर दूसरी फैमिली के एक पुरुष को उन्होंने असॉल्ट कर दिया। अब जब ऐसा हुआ तो ये फैमिली इनके घर पे गई। ये फैमिली यानी कि जिनको असॉल्ट करा था, जिनको मारा गया था, जिनको मारा पीटा, जिनके साथ मार पिटाई हुई थी, वह फैमिली दूसरी फैमिली के घर पे पहुंची। और जब दूसरी फैमिली के घर पे पहुंची तो कहा कि भाई देखिए, सीधी सीधी बात है कि आपके बेटे ने हमें असॉल्ट करा है। दुश्मनी तो है ही हम सबकी, हम आपको वैसे ही बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके पुत्र ने हमें असॉल्ट करा है और इस असॉल्ट की वजह से 4,000 रुपए का खर्चा आया है। किस चीज का? मेडिकल ट्रीटमेंट का।
अब वो उनके घर पे गए थे पैसे मांगने के लिए कि भाई देखिए ये ऐसे चल नहीं सकता, अगली बार होगा नहीं, दूसरी बार 4,000 रुपए का खर्चा आया है दवा दारू का, आप वो खर्चा दीजिए हमें, मेडिकल ट्रीटमेंट का 4,000 रुपए का खर्चा है, उस 4,000 रुपए का खर्चे को आपको भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि आपके पुत्र ने मेरे हस्बैंड को मारा है। इसलिए वो घर पे गए थे सलाह मशवरा करके सारी बात को सेटल करने के लिए। अब हुआ क्या कि अलेजिडली ये बोला जा रहा था कि वहां पे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, जनरली हो भी जाते, देखिए परिवारों के बीच में ऑलरेडी एनिमोसिटी थी, यानी कि दुश्मनी थी, घृणा थी एक दूसरे के प्रति, वहां पे ऊपर से मार पिटाई की बात हो गई। अब आप घर गए हैं, 4,000 रुपए भी मांग रहे हैं, दूसरे पे दोष भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट होना बहुत लाजमी है। हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, उसी दौरान, इसी हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान अलेजिडली, अभी हम फैक्ट्स को समझ रहे हैं, सिर्फ तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलेजिडली जो जयम्मा थी, दोनों मैंने बताया था दोनों का नाम जयम्मा है, जयम्मा थी, कौन सी जयम्मा? whose husband was assaulted, whose husband was assaulted। क्लैरिटी के लिए मैं फिर से बता देता हूं आपको, हस्बैंड एंड वाइफ थे, यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनके 2 बेटे थे, एक बेटे ने इनको, इस हस्बैंड को असॉल्ट करा था और ये दोनों इनके घर पे गए थे और 4,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे मेडिकल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। ये दोनों इनके घर पर गए थे। तो ये जो जयम्मा थी, दिस वुमन जिनके हस्बैंड को असॉल्ट करा गया था, ये जो जयम्मा थी, इन्होंने क्या करा, अलेजिडली ये बोल रही हैं कि इनके ऊपर केरोसिन डाला गया, केरोसिन वॉज पोर्ड ऑन हर बाय द असेलेंट्स फैमिली। 4,000 रुपए मांगने की वजह से, और जो भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, हीटेड आर्ग्यूमेंट में दोनों परिवारों के बीच में घृणा है, एनिमोसिटी है, दुश्मनी है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बोल भी रहे होंगे एक दूसरे को। उसी गर्मा गर्मी में वो ये कह रही हैं कि उनके ऊपर केरोसिन डाला गया, और केरोसिन डाल के क्या करा, शी वॉज सेट अब्लेज, अब्लेज मतलब उनके शरीर को आग लगा दी, केरोसिन डाल के उनके शरीर को आग लगा दी। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है यहां पर वो ये भी है कि जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जो आई विटनेस थे उस लड़ाई के भी, केरोसिन डालने के भी और हॉस्पिटल में भी, वो थे संटू, जो हम इन महाशय की बात कर रहे हैं, जो दूसरे बेटे थे उनके वो, प्लस वाइफ ऑफ संटू, इनकी बीवी, बेटा और बहू जिनके ऊपर केरोसिन डाली गई, उनके बेटा और बहू भी उस टाइम पे, दूसरे बेटे और दूसरे बहू भी वहां पर मौजूद थे। तो उनको कहां लेकर जाया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद आगे पुलिस was informed, because it was a medico legal case, जहां पे आपको लगता है कि कोई लीगैलिटी ऑफ ऑफेंस भी इन्वॉल्व है, कोई ऑफेंस हुआ है इस व्यक्ति के साथ, जैसे रेप का अनफॉर्चुनेट ऑफेंस है, या अटेम्प्ट टू मर्डर है, या मर्डर है, या रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई है, या किसी को चोट पहुंची है। तो मतलब जहां पे कोई नॉर्मल बीमारी की बात नहीं है, नॉर्मल किसी को, एक चलते हुए इंसान को, या किसी एक नॉर्मल व्यक्ति जो घर में बैठा है उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि कोई ना कोई ऑफेंस भी इन्वॉल्व है, किसी ने कुछ ऐसा कृत्य करा है जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन ऐसी हुई है। जैसे कि इस केस में किसी ने अलेजिडली केरोसिन डाला है, या हो सकता है उस महिला ने सुसाइड भी करा हो, उस केस में भी
ऐसा हुआ है। अब आमतौर पे तो केरोसिन कहीं से आएगा नहीं आपके ऊपर और आपको आग नहीं लगाई जाएगी या आग लग जाएगी, नहीं, किसी ने कोई कृत्य करा है जिसमें लीगैलिटी या अपराध इन्वॉल्व है। मेडिको लीगल केस था तो पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड एंड पुलिस की तरफ से जो एसएचओ साहब थे वो आए और उन्होंने क्या करा, उनकी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करी। यहां पे अब हमें कुछ समझना होगा। इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं समझ। When the statement was recorded, when the statement was recorded, at that time it was just a statement. ध्यान से इस बात को प्लीज समझिएगा। जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे एसएचओ साहब, तब वह एक स्टेटमेंट थी। किसकी स्टेटमेंट थी? स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम और इंजर्ड पर्सन, यानी कि जो जयम्मा थी जिनके ऊपर केरोसिन डाली गई थी और जिनको केरोसिन डाल के आग लगाई गई थी अलेजिडली, कथित तौर पे, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा रही थी। हॉस्पिटल में थी, एसएचओ को बुलाया था, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी कि पता तो चले हुआ क्या है। विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा रही थी। अब हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली जयम्मा की मृत्यु हो गई। जो उन्होंने बर्न इंजरीज झेली थी, जो कि 80% बर्न इंजरीज थी, देयर वर 80% बर्न इंजरीज, उसकी वजह से जयम्मा जी की मृत्यु हो गई थी। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेटर became what? Later became dying declaration. ये कनेक्शन इस्टेब्लिश अपने दिमाग में करना बहुत जरूरी है कि तब वह एक स्टेटमेंट थी। That statement has now become a dying declaration. That was a statement during the investigation of the case. Now that statement has become a dying declaration. Dying declaration क्या होती है? Dying declaration अगर हम देखेंगे सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बहुत क्लियरली वहां पे दिया हुआ है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मृत है, यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, या वह व्यक्ति को ढूंढने पर भी वह व्यक्ति पाया नहीं जा रहा, आप उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या वह व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल कोमा में है, यानी कि वह व्यक्ति इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वह व्यक्ति असमर्थ है कोर्ट में आके साक्ष्य देने में या किसी भी तरीके का साक्ष्य देने में, वह व्यक्ति असमर्थ है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या कोर्ट को यह लगता है, न्यायालय को यह लगता है कि अगर उस व्यक्ति को हम ढूंढने गए, बुलाने गए, लेकर आए, स्टेटमेंट दिलवाई, एविडेंस दिलवाई, तो इतना ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंस होगा, इतना ज्यादा अननेसेसरी ट्रबल होगा जो कि अनरीजनेबल है। ये बात बिल्कुल भी किसी भी तौर पे रीजनेबल नहीं है। हमें नहीं लगता कि आपको उस व्यक्ति को सिर्फ एविडेंस देने के लिए बुलाना चाहिए। तो आप उन सिचुएशंस में कुछ और रेलेवेंट फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां पे व्यक्ति मृत है, दैट इज डेड, कैन नॉट बी फाउंड, जिस व्यक्ति को ढूंढा नहीं जा पा रहा है, वह व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वह व्यक्ति साक्ष्य देने में असमर्थ है, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर आप बुलाएंगे उस व्यक्ति को तो इतना अनरीजनेबल एक्सपेंस होगा और ट्रबल होगा जिसका कोई मतलब नहीं। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर आप दूसरे रेलेवेंट फैक्ट्स का सहारा लेकर भी एविडेंस एंटर कर सकते हैं। सेक्शन 32 जो सबसेक्शन 1 है वो स्पेसिफिकली डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है मरने से पहले, ऑफ कोर्स कोई स्टेटमेंट देता है जहां पे या तो वह यह बता रहा है कि उसकी इस हालत का कारण क्या है, या तो वह यह बता रहा है कि उसकी इस हालत का, जिस समय वह इतनी बुरी स्थिति में है, कारण क्या है, या ऐसी क्या सरकमस्टेंसेस थे, ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से उस व्यक्ति की आगे जाके मृत्यु हो जाती है। स्टेटमेंट दे रहा है वह व्यक्ति एक स्टेटमेंट दे रहा है
जहां से हमें यह पता चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था या कौन से सरकमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। किन केसेस में यूज करी जाती है? किसी भी टाइप की प्रोसीडिंग्स में यूज करी जा सकती है यह स्टेटमेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन। एंड मोरओवर, यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उस टाइम पे यह सोच के वो स्टेटमेंट दे रहा हो कि हां भाई अब तो मेरी कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में, कुछ पलों में, कुछ घंटों में मृत्यु होने वाली। Was he under expectation of death or he wasn't under expectation of death? That is absolutely immaterial. कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वह व्यक्ति यह अपेक्षा में था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी या नहीं था। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो व्यक्ति दे रहा है और बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सेक्शन 32 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, आप उसकी स्टेटमेंट का कुछ सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पे स्टेटमेंट जयम्मा जी ने दी है और आगे जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। सेक्शन 32 कहता है अच्छा जी मृत है महिला, ठीक है, आप उनकी स्टेटमेंट, हम जो आपको सिचुएशंस बता रहे हैं इन सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सब सेक्शन 1 में जाएंगे सेक्शन 32 के, वहां आपको डाइंग डिक्लेरेशन मिलेगी। यानी कि यदि कोई स्टेटमेंट ऐसी बात बता रही है जहां से यह पता चल रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई, किसने करी, या कौन से ऐसे सरकमस्टेंसेस थे, कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आप उन स्टेटमेंट्स को कोर्ट में लेकर आ सकते हैं और एज एविडेंस, एज साक्ष्य प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या वह व्यक्ति यह सोच के वो स्टेटमेंट दे रहा था कि व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है? नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। हो सकता है उस व्यक्ति को अपेक्षा हो कि उसकी मृत्यु होने वाली है और वह बच जाए, हो सकता है अपेक्षा ना हो कि मृत्यु होने वाली है, वह व्यक्ति की फिर भी मृत्यु हो जाए। नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए यदि उस व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षा थी कि मृत्यु होने वाली है उस व्यक्ति की या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रोसीडिंग्स में लेकर आ सकते हैं जहां पे उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण हमारे पास कोर्ट में सामने आए कि भाई यह पता करना है कि इस व्यक्ति की मृत्यु दरअसल हुई क्यों, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ दिस पर्सन। उसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो यहां पे एसएचओ साहब गए, जयम्मा जी 80% बर्न इंजरीज के साथ हॉस्पिटल बेड पर हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी शुरू करी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में जयम्मा जी की मृत्यु हो गई, तो वह स्टेटमेंट बन गई डाइंग डिक्लेरेशन। अब उसको अगर हमें कोर्ट में लेकर जाना है तो जयम्मा जी को तो नहीं ले सकते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जयम्मा जी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वह स्टेटमेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है। चार्ज लगाया गया। उस टाइम पे जो चार्ज लगाया गया था मृत्यु से पहले वो अटेम्प्ट टू मर्डर का था, साथ में सेक्शन 34 भी था, 114 भी था। लेकिन मृत्यु के बाद मरणोपरांत उस चार्ज को ऑल्टर करा गया, दोष को बदला गया और वह दोष बन गया 302 का, यानी कि मर्डर का, हत्या का, रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति नहीं था और भी लोग थे। खैर उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे कि 34 क्यों लगा और क्यों नहीं लगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले केस 302 का है तो ट्रायल कोर्ट में गया। ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स। आगे फैक्ट्स की और हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जब हम माननीय उच्चतम न्यायालय के डिसीजन पर आए। ट्रायल कोर्ट ने क्या करा? ट्रायल कोर्ट ने सबको अक्विट कर दिया, अक्विटल। कारण क्या था अक्विटल का? सी, द ट्रायल कोर्ट सेड दैट द प्रोसिक्यूशन हैज रिलाइड हेविली on what? Prosecution has relied heavily on the dying declaration. और हमें यह लग रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन पे आप सोली कन्विक्शन नहीं दे सकते, यानी कि आप सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं दोगे, क्योंकि कारण एक और भी था।
कि विटनेसेस टर्न्ड हॉस्टाइल। वो कौन से विटनेसेस थे? जो मैंने आपको बताया था, सन नंबर 2 प्लस वाइफ ऑफ सन नंबर 2, यानी कि दूसरा बेटा और बहू, जो आई विटनेसेस थे, दे टर्न्ड हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब उन्होंने प्रोसिक्यूशन की साइड से अपियर होने के बावजूद प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से विपरीत बात कह दी। यानी कि यह कहने के बजाय कि जयम्मा जी की हत्या करी गई है केरोसिन डालकर और उसके बाद आग लगाकर, उन्होंने ये कह दिया कि जयम्मा जी ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल। जयम्मा जी ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल। They turned hostile. They changed their tune. ये था ट्रायल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। साथ साथ ट्रायल कोर्ट कहता कि भाई हमारे पास तो सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन ही आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई और कोरॉबोरेटिव यानी कि सपोर्टिव एविडेंस तो है ही नहीं। देयर इज लैक ऑफ कोरॉबोरेटिव एविडेंस, देयर इज लैक ऑफ कोरॉबोरेटिव एविडेंस। और इन सब कारणों की वजह से ट्रायल कोर्ट ने अक्विटल कर दिया था, सबको बरी कर दिया। मामला गया हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट के पास कैसे गया? हाई कोर्ट के पास गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी 1973, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378, यानी कि अपील इन केसेस ऑफ अक्विटल। अपील इन केसेस ऑफ अक्विटल। राज्य सरकार ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को कहा कि भाई हाईकोर्ट में जाके अपील कीजिए, ये तो बाइज्जत बरी हो गए, हमें लगता है कि ये सारे व्यक्ति दोषी सिद्ध होने चाहिए क्योंकि इन्होंने ये अपराध करा है। तो उनका राइट है, वह अपील के लिए चले गए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी। हाईकोर्ट में गए। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा दैट हम सबको कन्विक्ट करेंगे एंड सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाएंगे, लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे और हम इन सब व्यक्तियों को कन्विक्ट करने वाले हैं। क्यों कन्विक्ट करने वाले हैं? क्योंकि आप देखिए, जो टेस्टिमनी है यानी कि जो गवाही है किसकी? एसएचओ साहब की प्लस डॉक्टर जो थे, और इनको सपोर्ट करा गया किसने? डाइंग डिक्लेरेशन। हम इसके बेसिस पे इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बेसिस पे हम कन्विक्शन करने वाले, हम कन्विक्ट करने वाले हैं और उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा अभी क्लैरिटी की और रिक्वायरमेंट है। आते हैं हम क्लैरिटी पे। उसके बाद अब अपील गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। और दो इश्यूज आए हैं हमारे सामने। इशू नंबर वन ये है कि क्या प्रोसिक्यूशन ने ये सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर लिया है? हैज द प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुली established that it was a murder and not suicide? क्या प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश कर दिया? बिकॉज जो बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिना किसी शक के ये प्रोसिक्यूशन का दायित्व है कि वह न्यायालय में ये सिद्ध करें कि जो अभियुक्त है उसने वह अपराध करा ही करा है और इसमें कोई शंका नहीं है। विदाउट रीजनेबल डाउट they have to prove this. Have they done that? Have they successfully established? इस इशू के आर्ग्यूमेंट्स में और कंक्लूजन्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है वहां पे हमारे और फैक्ट्स खुलेंगे। हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक न्यायाधीश महोदय को किस तरीके से जजमेंट पास करनी होती है, वे क्या सोच रहे होते, कितनी डेप्थ में जाते, फैक्ट्स का एनालिसिस करा कैसे जाता है।
आंसर राइटिंग में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस दरअसल हमें हमेशा तंग करते हैं। आगे जो सेकंड इशू है, क्या हाईकोर्ट ने जो रिवर्सल दिया है, यानी कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, जजमेंट को रिवर्स करा है। ट्रायल कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था, अक्विट कर दिया था, हाई कोर्ट ने सबको दोषी करार करके सजा सुना दी, आजीवन कारावास की, रिवर्स कर दिया जजमेंट। तो जो हाई कोर्ट ने रिवर्सल करा है, दैट टू अंडर सेक्शन 378, क्या वह रिवर्सल से हम सहमत हैं या नहीं? ये दोनों इश्यूज माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने थे। आते दोनों इश्यूज पे आते। सबसे पहले हम पहले इशू पे आते। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स में ही मैं पूरी इशू को सम अप कर दूं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुई है, द डाइंग डिक्लेरेशन विच हैज बीन recorded by the SHO, उन्होंने देखा इट इज नॉट इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। उन्होंने देखा कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो हमें डाइंग डिक्लेरेशन दूर दूर तक कहीं से लग ही नहीं रही है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करा गया हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप इस डाइंग डिक्लेरेशन को जो रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि एसएचओ साहब ने पूरी तरीके से सिर्फ अपनी ही डोमिनेंस दिखाई है। एसएचओ साहब ने पूरी तरीके से अपनी डोमिनेंस दिखाई है। क्यों दिखाई है डोमिनेंस? क्योंकि एक तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं है, ये नैरेटिव फॉर्म में इन्होंने लिया है। चलो मान लीजिए नैरेटिव फॉर्मेट में लिया है। आप एक इलिटरेट वुमन, शी इज एन इलिटरेट वुमन, जयम्मा इज एन इलिटरेट वुमन, that too of old age, that too with 80% burn injuries, 80% बर्न इंजरीज के साथ एक इलिटरेट ओल्ड वुमन है। आप उनकी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और वह डाइंग डिक्लेरेशन, प्लीज वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड दिस, और वह डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो इतनी डिटेल्ड और एक्यूरेट कैसे हो सकती है? हाउ कैन द डाइंग डिक्लेरेशन बी सो डिटेल्ड एंड एक्यूरेट? यू कांट इवन एक्सपेक्ट अ नॉर्मल पर्सन टू बी फाइन एट दैट टाइम। आप इतनी डिटेल्ड, इतनी एक्यूरेट डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हर एक इंसिडेंट को बताया गया और सारे अपेलेंट्स को जो थे उन सबको दोषी बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जयम्मा। illiterate woman of 80 years age, illiterate woman with 80% burn injuries of such an old age, how can you expect her to be having such state of mind and mental condition at that time that with so much accuracy? क्योंकि उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन को पढ़ा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई इतनी डिटेल्ड एनालिसिस पूरे सिचुएशन का कैसे दे दिया। 80% बर्न इंजरीज बहुत होती हैं भाई, इस फैक्ट को देखना बहुत जरूरी है। हमें तो लग रहा है कि यहां पे जो एसएचओ साहब थी उनकी डोमिनेंस थी बहुत ज्यादा, पूरी सिचुएशन को वो खुद कंट्रोल कर रहे थे। कैसे? देखिए आगे भी आए इस बात पे। उन्होंने ये कहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने दैट एसएचओ डिड नॉट ऑब्टेन fit to record certificate from doctor before recording dying declaration but after। क्या मतलब इस बात का? देखिए जब ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन की बात आती है तो, या ऐसी किसी सिचुएशन में जब जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं या जो व्यक्ति हैं जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, उनकी हालत काफी खराब है, 80% बर्न इंजरीज, उनकी हालत काफी खराब है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर साहब जो है फिट टू रिकॉर्ड का एक प्रमाण देते हैं, यानी कि वह बताते हैं कि हाँ इस व्यक्ति की आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्यक्ति इस
सिचुएशन में है कि वह व्यक्ति बता पाए, आपको कुछ इंफॉर्मेशन सही दे पाए। वो फिट टू रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है वो एसएचओ साहब ने रिकॉर्ड करने से पहले नहीं ऑब्टेन करा, बल्कि रिकॉर्ड करने के बाद में करा। पहले डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर ली, फिर वह सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा। ही ऑब्टेन्ड इट आफ्टर रिकॉर्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन। जब ये सवाल पूछा गया एसएचओ साहब से, भाई आपने ऐसा क्यों करा, तो एसएचओ साहब ने कहा कि भाई ओरल कंफर्मेशन मुझे मिल गई थी। एसएचओ साहब ने ये कहा कि मुझे तो ओरल कंफर्मेशन मिल गई थी डॉक्टर साहब से, ओरली उन्होंने कह दिया था हाँ दिस पर्सन इज फिट टू रिकॉर्ड, आप कर लो, फॉर्मेलिटीज बाद में कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। आपने उस लीगल लैक्यूना को, उस लीगल गैप को कवर करने के लिए आप तो ये बात बोल रहे हो कि उन्होंने ओरली कहा है, आप ओरली किसी के बोलने पे कैसे चल सकते हैं? आप डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने जा रही हैं ऐसी महिला की जिनके ऊपर 80% बर्न इंजरीज, आप फिट टू रिकॉर्ड सर्टिफिकेट पहले नहीं लेंगे? आप तो अपनी सिर्फ गलती को छुपाने के लिए ये कह रहे हो, और डॉक्टर साहब भी साथ में ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो ओरली बता दिया था। हमें इस बात पे यकीन नहीं है, हमें इस बात पे यकीन बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ 30 घंटे का समय बीत गया था, ऑलमोस्ट 30 आवर्स। किस चीज में? हॉस्पिटल में पहुंचने से लेकर मृत्यु तक, हॉस्पिटल में पहुंचने से लेकर मृत्यु तक 30 घंटे का समय हो चुका था। आपके पास इतना भी समय नहीं था कि आप एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बुलाकर डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवा सके अकॉर्डिंग टू सेट लीगल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर 30 घंटे के अंदर। और एसएचओ साहब ने खुद ही बिना फिट टू रिकॉर्ड सर्टिफिकेट के ही उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन खुद रिकॉर्ड कर दी, और रिकॉर्ड करने के बाद सर्टिफिकेट ले रहे हैं। भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को बुला लेते और उनसे रिकॉर्ड करवाते, जो सेट तरीका है डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने का, दैट हैव बीन better. It would have given more reliance, more trust, more confidence in the case of the prosecution. न्यायाधीश महोदय को क्यों नहीं बुलाया? उनसे रिकॉर्ड करवानी चाहिए थी आपको, जो सेट तरीका है उस तरीके के हिसाब से। 30 घंटे आपने नहीं बुलाया, 30 घंटे। ऊपर से देखिए और कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, most vital parts were burnt, plus very importantly hands were burnt। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और हमारे जो एसएचओ साहब हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं that hands were not burnt to take the thumb impression। हमने तो देखा कि उनके हाथ जो हैं इतने नहीं जले हुए, और हमने उनके अंगूठे का निशान डाइंग डिक्लेरेशन पे ले लिया। कमाल है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन ही कमाल है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मोस्ट वाइटल पार्ट्स वर बर्न्ड और हैंड्स भी जले हुए हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हैंड्स तो नहीं जले, हमने देखिए अंगूठे का निशान ले लिया। इस कॉन्ट्रडिक्शन का आप क्या करेंगे? इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्ट्रडिक्शन? इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ साथ देखिए जो और मजे की बात वो ये आती है कि जो आई विटनेस थे, दे डिनाइड homicide and they alleged suicide। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मृत्यु उनकी किसी के हत्या करने की वजह से नहीं है, किसी ने उन पे केरोसिन नहीं डाला था, उन्होंने स्वयं आत्महत्या करने की कोशिश करी, खुद ही उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। उनके ऊपर किसी ने भी केरोसिन नहीं डाला था, उन्होंने खुद ही केरोसिन डाला और अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करी। आई विटनेस, जिसको हम ऑक्यूलर टेस्टिमनी या ऑक्यूलर एविडेंस कहते हैं, जो व्यक्ति सामने देख रहा है उस कृत्य को होते हुए,
बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी टेस्टिमनी। आप कैसे उसकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर सकते हैं? आई विटनेस तो साफ साफ कह रहा है कि उन्होंने सुसाइड करा है और ये होमिसाइड का केस नहीं है, यानी कि ह्यूमन किलिंग, होमिसाइड ह्यूमन किलिंग या हत्या का केस नहीं है। कमाल हो गया, इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी आपने इग्नोर कर दिया। अच्छा, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे और आगे एनालाइज करा फैक्ट्स को। वह कहता कि नो पुलिस वॉज अप्रोच्ड। अब आप बताइए, आपकी माता, आपकी सास, आपकी पत्नी, आपके घर का एक प्रियजन को अगर केरोसिन डाल के जला दिया जाए इस स्टेट तक, वो भी आपका दुश्मन परिवार कर रहा है ये, इस स्टेट तक जहां पर 80% बर्न इंजरीज हो जाए, आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे क्या? यहां तो डॉक्टर साहब ने पुलिस को बुलाया है, आप पुलिस के पास अप्रोच ही नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब ने तो उनके हॉस्पिटल पहुंचने के फर्स्ट एड दी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा और उसके बाद सारे प्रोसीजर्स करे, उनको जिस तरीके से रिवाइव कर सकते थे रिवाइव करा, उनको किसी तरीके से अगर बचाने की कोशिश करी जा सकती थी, लाइफ सपोर्ट, ये सारी चीजें हुई। अरे भाई, पुलिस को तो बुलाते। कोई भी एक आम आदमी जब हॉस्पिटल लेके जा रहा होगा, और इस केस में तो बुलक कार्ट पे, बुलक कार्ट आप अगर समझते हैं, बैलगाड़ी पे लेकर जाया जा रहा, आप नहीं पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे किसी भी तरीके से? नो पुलिस वाज ऑफिसर वाज अप्रोच्ड, नो पुलिस वाज अप्रोच्ड, पुलिस ऑफिसर को अप्रोच ही नहीं करा है। भाई हमें तो गड़बड़ लग रही है, हमें तो गड़बड़ लग रही है। जहां तक दूसरे इशू की बात है, ये तो हो गई फैक्चुअल एनालिसिस। जहां तक दूसरे इशू की बात है, यानी कि जो 378 सीआरपीसी की बात है, देखिए जजमेंट रीडिंग हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। फैक्ट्स को समझना, कैसे उसको अप्रोच करा जाए, हमें तो क्योंकि एग्जामिनेशन में भी फैक्ट्स आ जाएंगे सामने, और फॉर्चुनेटली जब हम जज बन जाएंगे तब भी फैक्ट्स आ जाएंगे सामने, तो उनको कैसे हमें अप्रिशिएट करना है ताकि हम न्याय दे सकें, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लॉ पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। जैसे अभी तक डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में हमने कुछ समझा, साथ साथ अब हम 378 सीआरपीसी पे आए। इशू ये है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या हाई कोर्ट ने जो 378 सीआरपीसी में रिवर्स कर दिया है, अक्विटल और कन्विक्ट कर दिया और लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, क्या वह ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जनरली हाई कोर्ट को ऐसे रिवर्स नहीं करना चाहिए, अक्विटल के ऑर्डर्स को या कन्विक्शन के ऑर्डर्स को नहीं करना चाहिए। वह इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जब तक ऐसी कोई चीज नहीं करी जो बहुत ही परवर्स है, मतलब इतनी इम्पॉसिबल चीज दिख रही है आपको कि ये तो हो ही नहीं सकता, ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए आपको रिवर्स करना पड़ रहा है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को, तब आप यूज करें 378 की पावर्स। हम नहीं कह रहे कि आपके ऊपर शैकल्स लगे हैं या आपके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध लगाए कि आप 378 की पावर्स ना यूज करें, बिल्कुल करें। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ओपिनियन दिया कि हमारे अनुसार अगर आप 378 की पावर्स को, यानी कि अपील ऑन अक्विटल, यानी कि राज्य सरकार कह रही है कि भाई छोड़ दिया गया है अभियुक्त को, हम चाहते हैं सजा मिले क्योंकि अभियुक्त ने वह अपराध करा है, द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस, वी वांट हिम टू बी पनिश्ड, ब्रॉट टू जस्टिस, सो प्लीज दिस इज एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट। तो राज्य सरकार ने अपील करी है अगेंस्ट अक्विटल, बरी करने के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करी गई है, आप उन पावर्स को यूज करें। पर ये तो देखिए क्या ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट एक्चुअली में कोई भी इस तरीके का ऑर्डर अक्विटल का पास ही नहीं कर सकता था जब तक ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तो हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तब आप ज्यादा उसके अंदर डेल्व कीजिए। फैक्चुअल सिचुएशंस तो आपने कंसिडर ही नहीं करी, आप देखिए तो सही, फैक्चुअल सिचुएशंस तो आपने कंसिडर ही नहीं करी। कॉन्ट्राडिक्शन है डॉक्टर एसएचओ में, कॉन्ट्राडिक्शन है डाइंग डिक्लेरेशन किट। आप पूरी तरीके से देखेंगे तो यहां पे तो कॉन्ट्राडिक्शंस ही हैं। आई विटनेस हैज टर्न्ड हॉस्टाइल, दे आर सिंपली सेइंग दैट इट वाज सुसाइड। आप किसी के मस्तिष्क के अंदर घुसकर नहीं देख सकते कि सच क्या है गलत क्या है, पर जो व्यक्ति बोल रहा है आप सिचुएशन से उसको तो कोरॉबरेट करेंगे। 30 घंटे का गैप, कोई मैजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया, डाइंग डिक्लेरेशन को जिस तरीके से रिकॉर्ड करा है वो भी ऐसा है, फिट टू रिकॉर्ड सर्टिफिकेट नहीं लिया है। थंब इंप्रेशन की जहां तक बात आती है, डॉक्टर कहता है कि भाई हाथ जले में है, एसएचओ साहब कहते हैं नहीं हमने तो अंगूठे के निशान भी ले लिया, हाथ ठीक है। कमाल हो गया। किसी पुलिस वाले को आपने अप्रोच ही नहीं करा, कंप्लेंट ही नहीं करी, आप इन सिचुएशंस को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं?
कांट डू दैट। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया? डिसीजन दैट दे वर अक्विटेड, उनको बरी कर दिया गया। सारे जितने भी अभियुक्त थे उन सबको बरी कर दिया, छोड़ दिया गया, अक्विट कर दिया गया, दे वर सेट फ्री। और साथ साथ ये बात सामने निकल के आई जो हमें याद रखना चाहिए, दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी मेड sole basis of conviction in the absence of cogent and supportive evidence। भाई साथ में सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट करके सजा नहीं सुना सकते। डाइंग डिक्लेरेशन कैनॉट बी मेड सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इन द एब्सेंस ऑफ कोजेंट एंड सपोर्टिव एविडेंस। कोई आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, मानते हैं। सी, dying man is not supposed to lie. It is said that truth sits on the lips of a dying man, and वो कॉन्शियसनेस जो उस टाइम पे एक जो व्यक्ति मरने वाला है उसके दिमाग में वही कॉन्शियसनेस होती है जो भगवान के सामने है, या अगर शपथ लेकर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है उस तरीके की कॉन्शियसनेस मानी जाती है उस व्यक्ति, जिसके लिए हम एक मैक्सिम भी यूज करते हैं, नेमो मैरिटरिस प्रेजेमेंटर मेंट्री। The maxim is nemo meritorius praesementer mentri। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए हम इस मैक्सिम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। वह व्यक्ति उस दरवाजे पे खड़ा है जहां पे इसके बाद वो परमात्मा के सामने जाने वाला है, पर क्या सिर्फ इसी बेसिस पे आप कन्विक्ट कर देंगे किसी को या अक्विट कर देंगे किसी को? नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी मेड सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इन द एब्सेंस ऑफ कोजेंट एंड सपोर्टिंग एविडेंस। यू हैव टू हैव सम सपोर्टिंग एविडेंस विद यू, अदरवाइज यू कैन नॉट कन्विक्ट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। शॉर्ट सेशन, कोशिश करी हमने कि हम आप तक बेहतर जानकारी लेकर आ सकें एक कैप्सुलेटेड फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सिंपल करके लाएं, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करें। आशा करते हैं हमारे इस प्रयास की आप सराहना करेंगे और जल्दी हम इसी कड़ी में आपके साथ फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।